अच्छा, तो अब ये है कि जो इनडायरेक्ट बिलीरुबिनीमिया है उसके हमारे पास क्या कॉज क्या होते हैं, जहाँ पे कॉन्जुकेशन अभी नहीं हुई होती, ठीक है, अनकॉन्जुकेटेड बिलीरुबिनीमिया से हम कहते हैं। हाँ जी। और जो डायरेक्ट होती है वो कौन सी होती है? कॉन्जुगेटेड, ठीक है। तो जो डायरेक्ट होती है उसकी टाइप्स में हमारे पास आ क्या सकती है, लीवर कॉजेज आ सकते हैं, और लीवर क्या आ लीवर सकता है कॉज। डायरेक्ट? ऑब्स्ट्रक्शन जो है मैडम गल स्टोन की। हाँ, ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है। तो अब आप खुद ही देखें कि क्वेश्चन ऐसे फिर आ सकता है कि हम इनडायरेक्ट की बात करें और उसमें रेटिक काउंट ना आए। जी डॉक्टर, मैम आप ही बताएं, कैसे, क्या ऐसे हो सकता है कि हम अनकॉन्जुगेटेड? नहीं, नहीं, ठीक। बिल्कुल आपकी बात ठीक है ओ, मैडम। ठीक है। अच्छा, किसी और ने कोई और भी क्वेश्चन शेयर किया था पिछले उसमें, किसी ने चैट में लिखा था, मुझे अब याद नहीं है कौन सा, 22। ओके डॉक्टर। 22 MCQs, mother is RH positive and father is RH negative. What is the risk? तो RH एंटीजन विल लीक इनटू द मदर सर्कुलेशन। अच्छा, जो हमारे पास RH जो इनकम्पेटिबल, ओके डॉक्टर ज़ारा ये भी कर लेते हैं। जो हमारे पास नॉर्मली RH जो इनकम्पेटिबिलिटी होती है उसमें हम क्या देखते हैं, मदर क्या होती हैं? RH नेगेटिव। हाँ, RH नेगेटिव होती हैं, ठीक है, और फादर्स या बेबीज RH पॉजिटिव होते हैं। लेकिन आप ये बताएं कि RH हमने पॉजिटिव और जो नेगेटिव पढ़े थे उसमें एंटीजन किसके पास होते हैं, RH पॉजिटिव के पास या RH नेगेटिव के पास? नेगेटिव। पॉजिटिव के पास, ठीक है। तो जब मदर RH पॉजिटिव होगी तो बच्चा क्या होगा, RH नेगेटिव। RH नेगेटिव वालों के पास क्या होता है, एंटीबॉडीज, ठीक है। एंटीबॉडीज। ठीक हो गया। जब डिलीवरी हो रही है और मैंने आपको कहा था। मैम, जी। RH पॉजिटिव वालों के पास एंटीजन होती है ना, और RH हाँ, नेगेटिव वालों के पास एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज होती है। होंगी ना, हाँ। अब ये क्वेश्चन में वो क्या, RH नेगेटिव वालों के पास। हाँ, एंड RH नेगेटिव वालों के पास एंटीबॉडीज होगी ना, वही मैं बोल रही हूँ। तो इसमें क्या है कि मदर RH पॉजिटिव है, फादर RH नेगेटिव है, तो रिस्क क्या है अब, कि जब बच्चे की एंटीबॉडीज मदर के साथ एक्सपोजर में आएंगी तो मदर के अंदर क्या लीक होगा, RH पॉजिटिव मदर में क्या होगा फिर ज्यादा लीक, एंटीजेंस लीक होंगी, एंटीजन। ठीक है। एंटीबॉडी की एक्सपोजर में एंटीजेंस ही होंगी ना। अब बच्चे के पास अगर एंटीबॉडीज हैं, वो RH नेगेटिव है, फादर RH नेगेटिव है, तो मदर से क्या रिलीज होना चाहिए फिर, RH पॉजिटिव के पास तो एंटीजेंस ही होती हैं, वही रिलीज होंगी, ठीक है। तो इसमें इसलिए RH एंटीजन जो है विल लीक इनटू द मदर सर्कुलेशन, क्योंकि जब बच्चे की फीटल सर्कुलेशन के साथ उसका कनेक्शन होगा, बच्चे की एंटीबॉडीज के साथ, तो फिर जो है वो मदर से एंटीजेंस रिलीज होंगी, ठीक है। वैसे तो हम RH मैम ये इनकम्पेटिबिलिटी में उल्टा पढ़ते हैं कि मदर नेगेटिव होती है, बच्चा पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर इस तरह भी हो जाए तो उसमें भी जो है वो हो सकती है प्रॉब्लम, ठीक है। जी डॉक्टर इकरा। मैम ये जो एंटीजन होते हैं वो तो आरबीसी की मेम्ब्रेन पे लगे हुए होते हैं ना, तो तो जब मुझे समझ में आया वो लीक तो नहीं करेंगे। नहीं, वो लीक इन सेंस के वो उनकी प्रोडक्शन, उसने अपना काम करना, ये बात वो कर रहा है, विल लीक इनटू द मदर सर्कुलेशन, RH एंटीजेंस मदर सर्कुलेशन में ज्यादा जो है अपना फंक्शन जो कर रही है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है, ये वो उसकी बात कर। इसमें यूं नहीं होना चाहिए था कि आरएच एंटीबॉडीज भी लीक इन द मदर सर्कुलेशन, क्योंकि बच्चा आरएच नेगेटिव होगा तो उसकी एंटीबॉडीज मदर में। अच्छा, नहीं, ये मदर के थ्रू ही बात कर रहा है कि मदर के अंदर RH एंटीजेंस जो है ना वो लीक कर जाएंगे, ठीक है। वो लीक तो नहीं, सेल्फ लीक तो नहीं करेंगे, उसको लिखना चाहिए था कि प्रोड्यूस ज्यादा करेंगे, लेकिन मदर में एंटीजन ज्यादा होंगे और बच्चे से। हाँ, 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 ऐसे ही है। तो उधर से जब ड्यूरिंग द डिलीवरी वो कनेक्शन होता है तो उसके दौरान ये हो जाता है, ठीक है डॉक्टर इकरा। तो आप बस इतना याद रखें कि जब भी इस तरह का कोई सिनेरियो आएगा तो RH पॉजिटिव के अंदर क्या होगा, उसके अंदर एंटीजेंस होंगे और RH नेगेटिव्स में एंटीबॉडीज होंगे, ठीक है। तो उस एंटीबॉडीज की एक्सपोजर में मदर में RH एंटीजेंस जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब आगे ये समझ, ओके। इसके बाद है 507 MCQ।
अच्छा, 507 के अंदर क्या है? ल्यूकोसाइट अल्कलाइन फॉस्फेटेज एक्टिविटीज डिक्रीज्ड इन। तो जो सीएमएल होता है इसके अंदर जो एएलपी एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, इसके साथ ये है एसोसिएशन के जब भी हमारे पास सीएमएल या सीएलएल वगैरह होता है, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास नॉर्मल एपोप्टोसिस नहीं हो रही होती सेल की। जब नॉर्मल एपोप्टोसिस नहीं हो रही होती तो उसकी वजह से ये अल्कलाइन फॉस्फेटेज एएलपीज वगैरह भी कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे सिर्फ ये फिनोमेना है कि सीएमएल एएमएल वगैरह में नॉर्मल अपोप्टोसिस और वो खत्म हो जाती है। अपोप्टोसिस क्या होता है? प्रोग्राम सेल डेथ खत्म हो जाती है ना, क्योंकि कैंसरस फॉर्म है। तो जब प्रोग्राम सेल डेथ खत्म हो जाती है तो ये जो एंजाइम्स लीकेज जो हो रही होती है विद द प्रोग्राम सेल डेथ, एएलपीज या ल्यूकोसाइट अल्कलाइन फॉस्फेट, ये इनकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब किसी को मैम 508 पे बता दो। 508। एंटीजेनिक का क्या मतलब हुआ? विच वन इज द मोस्ट ऑफ द स्टेप्टोकाइनेज? जो एंटीजेनिक का मतलब ये हुआ कि जो जैसे आप कह लें कि उसको एज अ एंटी इफेक्ट के लिए यूज करना इन्फेक्शन के खिलाफ। ठीक है, तो एंटीजेनिक में उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, स्टेप्टोकाइनेज की बात कर रहे हैं कि अफेक्टिव टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन या उसमें। ठीक है मैम जी। 529 बता दीजिएगा। 529। जी। ठीक है, ओके। 529 तो एक, मैं कह रही 29 सेक्यूरिटी। अच्छा, a man has noted scleral icterus for 4 days, malaise for 1 month. On examination, mild tachycardia and vitals normal. Rest of the physical exam unremarkable. Length finding shows hematocrit 25%. Causes what? तो intravascular hemolysis। ठीक है, तो इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस में हेमाटोक्रिट काउंट, रेटिक काउंट ये बढ़ जाता है। ठीक है, और इसके साथ जो है वो बाकी जो सिम्टम्स हैं वो मल्टीपल आपको उसमें सिनेरियोज में मिलेंगे, लेकिन जो चीजें याद करने वाली हैं, एक तो हेमाटोक्रिट काउंट, दूसरा डायटिक काउंट, ये इंक्रीज होगा हेमोलिसिस के अंदर। ठीक है, जब भी इंट्रावेस्कुलर एक्स्ट्रावेस्कुलर जो भी हेमोलिसिस होगी उसके अंदर जो है वो ये रेटिक काउंट हमारे पास और हेमाटोक्रिट काउंट दोनों बढ़ जाते हैं। ठीक है, और हेमाटोक्रिट्स किस में ज्यादा होते हैं, वीनस ब्लड में या आर्टीरियल ब्लड में? वीनस। वीनस, वीनस, ठीक है, ओके। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जो हमने हीमाटोलॉजी अब तक की है और हमने जेनेटिक्स भी इसी तरीके से की है, तो आप लोगों को ये वे समझ आ जाता है ना? मैंने पहले भी कहा है कि अभी मुश्किल लगेगा, चीजें मुश्किल लगेंगी कुछ। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता चीजें समझ आने लग जाएंगी। अभी आप फर्स्ट टाइम, कुछ बच्चे आप लोगों में से फर्स्ट टाइम भी कर रहे होंगे डबल ए को, जिन्होंने पहले कभी गो थ्रू नहीं किया। ठीक है, तो वो अभी मुश्किल लगेगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा। लेकिन जब आप इसको गो थ्रू करेंगे मेरे लेक्चर के बाद, प्लीज इसको गो थ्रू किया करें। ठीक है, जब तक आप लोग नहीं इसको करेंगे तब तक आप लोगों को याद नहीं होगा। ठीक है, अगर आप करेंगे, आज एक दफा करेंगे, कल एसके को पढ़ेंगे, उसके अंदर दूसरी दफा करेंगे, फिर एसके की सीरीज 17 पढ़ेंगे, उसके अंदर तीसरी दफा पढ़ेंगे, तो इस तरह ही मल्टीपल टाइम एमसीक्यूज के सामने आने पे आपको याद होगा। और जो मेडिसिन के एस्पिरेंट्स हैं, सर्जरी के पेपर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेडिसिन के एस्पिरेंट्स हैं वो तो लाजमी एसकेस को डबल ए को बहुत अच्छे तरीके से करें। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, जो हम पढ़ रहे हैं उसका पता होना चाहिए कि ये एमसीक्यूज में क्या पूछ रहा है। वन लाइनर्स जो एमसीक्यूज होते हैं उनसे घबराना नहीं है कि यार ये क्या आ गया है, इसकी तो समझ नहीं आ रही है, इसको किस तरह से सोचना है। अभी जो नहीं क्लियर हो रहा उसको क्लियर कर लो। ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। एमसीक्यूज जो लिखे हुए हैं यही टॉपिक्स वो आगे पीछे करके पूछते रहते हैं पेपर में। ठीक है, तो सबके लिए यही वैसे जरूरी है डबल ए अच्छी, क्योंकि एक ना एक पेपर, जो दो पेपर्स में से एक पेपर जरूर ऐसा होता है जिसमें मल्टीपल एमसीक्यूज रिपीट होते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग उस एक पेपर में अच्छा स्कोर कर लें तो आपके पास चांस द सेकंड पेपर को पास करने के बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इतना तो आप कर सकते हैं कि इसको रिवाइज कर लें ताकि जो चीजें क्लियर नहीं है वो क्लियर हो जाए।
कभी भी पहले नहीं परेशान नहीं होना, ठीक है। हम जब भी देते थे पिछला प्रॉफ देते थे तो अगला आगे जब क्लास में जाते थे तो पिछला लगता था पिछला प्रॉफ बहुत आसान था, आगे यही मुश्किल है। ठीक है, तो जब एंड पे पहुंचेंगे इंशाल्लाह तो तैयारी जो है वो सारी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर कोई भी चीज ना समझ आए, कुछ भी ना पता हो कि क्या पढ़े या नहीं समझ आ रहा, तो आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है ना। कोई इशू हो जाए कि नहीं समझ आ रहा, ठीक है। सही है, समझ आ रही है मेरी बात की? नो कुछ आप मैम कर दें। जी। मैम अभी एसके हमें कौन सी करनी चाहिए, लाइक 17 से स्टार्ट करनी चाहिए, 16 तो करने की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं पढ़नी है, क्यों नहीं पढ़नी। 16 भी करनी है मैम? यस डॉक्टर आलिया। अच्छा मुझे ना ये कुछ बच्चों ने मतलब कि डॉक्टर निमरा को बोला तो सर ने मुझे कहा है पूछने के लिए। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी इश्यूज हैं सजेशंस हैं तो प्लीज मुझे बता दें अभी आप लोग, डबल ए के लिए स्पेशली, क्लास के लिए सब बताएं, क्योंकि फिर अलग अलग मैसेज करने से अच्छा है आप ट्यूटर को बताएं, वो चेंज उसने करना है, ठीक है। ठीक है, अभी मैक्सिमम वैसे 29 स्टूडेंट्स हैं, तो अगर किसी रेगुलर हैं इशू है। ये रेगुलर वाले बच्चे हैं हाँ ये शायला। रेगुलर, ये 29 है। और ये ठीक माशाल्लाह है। से ये सब भी इनमें काफी बच्चे जो है ना वो आंसर भी करते रहते हैं, तो देखें कोई किसी एक बच्चे ने भी कहना है चेंजिंग के लिए तो वो कर देंगे, तो इसलिए आप लोग ना बता सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। किसी एक दो ने कहा है तो इसीलिए हमने कहा आपसे पूछ लें जो रेगुलर क्लासेस लेते हैं, क्योंकि आपको समझ आना जरूरी है। डबल ए ने मेरे लिए तो मे में सिर्फ डबल ए गेम चेंजिंग एक क्लास थी, हम्म। तो इसलिए मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी इश्यूज हैं आप लोगों को, अगर किस किसी अगर को इस कोई तरीके से issue है, समझ आ रहा है। हाँ, हम्म। अगर कोई भी इशू आ रहा है जैसे कि समझ नहीं आ रहा, जैसे कोई प्रॉब्लम रह रही है स्टडीज में, तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं, ओके। और वैसे इन जनरल कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी पूछ सकते हो। हाँ जनरली अगर कोई इशू आ रहा है स्टडी में तब भी, क्योंकि आप लोगों को हम सिर्फ ये डबल ए, अब डबल ए की बात नहीं है सिर्फ कि डबल ए करना है, आप लोगों ने एग्जाम जो है वो करना है। एक्सक्यूज मी मैम, ये रिटेन कैसे होगा? मतलब अगर हम वो हीमो पढ़ते हैं तो सीवीएस खुल जाता है, सीवीएस का करते हैं तो अच्छा, ये हेमाटोलॉजी मैं खुल जाता आपको ये मैं आपको तरीका बताती हूँ। सबसे पहले जब हम थ्योरी करते हैं ना सेम चैप्टर की, फिर डबल ए भी सेम चैप्टर का कर रहे होते हैं, फिर सेम ही चैप्टर के आप रफी कर रहे होते हो, फिर थ्योरी की जो क्लासेस होती हैं। ठीक है, एक ये चीज़ होगी। दूसरा ये कि आप लोग जब एसके, हम लोग हमें सर ने कहा था सुबह एक एसके का पेपर से स्टार्ट किया करो अपना डे, क्योंकि आपको फिर पता होता है कि किस तरह पेपर आता है ना, आपके माइंड उस तरफ चल रहा होता है एमसीक्यूज के लिहाज से। तो वो बार बार रिपीट चीजें होती रहती हैं। आप जब एसके का पेपर करते हो आपके सारे सिस्टम्स जो है ना उसमें रिवाइज होते रहते हैं, और ये इतनी दफा क्वेश्चन एक आता है कि आपको रिटेन भी हो जाता है। तो अभी आप जो कर रहे हो ना वो अच्छे से करो। जैसे मेरी मेडिसिन थी, पर जब एनाटॉमी वीक था तो मैंने एनाटॉमी अच्छे से की, हालांकि मुझे टेंशन होती थी, मेरे मेजर सिस्टम तो रहते हैं सीवियस रेस्पिरेटरी, लेकिन मैंने जो किया अच्छे से किया हम लोगों ने उस वक्त जो था। तो उस पर फोकस रहो, अच्छे से करो, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। हमें न्यू एमसीक्यूज काफी आए थे स्टेम चेंज के साथ, लेकिन हम लोगों ने कॉन्सेप्ट से पढ़ा था। मैंने अपनी डबल ए पे सारा जो है पॉइंट्स लिखे हुए थे, तो कॉन्सेप्ट्स के साथ किया था। और जब स्टेम चेंज हुई, ऑप्शंस चेंज हुए, हम तो सॉल्व कर पा रहे थे वो चीजें फिर भी, हालांकि लोगों को मुश्किल लग रहा था हमारे वाला पेपर। ठीक है, तो आप जो कर रहे हो ना वो अच्छे से करो, रिटेन हो जाता है, बार बार आती है, बहुत दफा आती है। और अपने ना 1 to 15 और स्पेशलिटी वाले पेपर लाजमी करना, मेरा सजेशन है। मैं डॉक्टर सीप को भी यही कहती हूँ कि मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो गई थी उससे। जरूरी नहीं है, जाहिर बात है आप डबल ए वगैरह कर रहे हो, पर प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। 1 to 15 जो मेडिसिन के हैं, मेडिसिन की 1 to 15 बुक है, तो वो आपके पास अभी टाइम है, ठीक है। अभी अगर आप स्टार्ट शुरू करना चाहें तो कर लें, लेकिन बाद में भी कर सकते हैं जब एस के सीरीज आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, तो उसमें भी टाइम होता है। जब आपकी क्लास हो जाए खत्म उस वक्त आप एस के सीरीज के वो वाला कर लें जो क्लास में हो रहा है, और 1 to 15 को लेटर से कर लें। 1 to 15 से ये होगा आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, तो वही एमसीक्यूज आपके पेपर। मैडम जी। ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि ये मतलब हम तो क्लासेस ले रहे हैं और पहले पिछले अटेम्प्ट्स भी हमने दिए हैं। जी बच्चे। एक चीज़ है कि मतलब सीनियर से भी हमने डिस्कस किए काफ़ी, हमने आउटसाइड भी जिन्होंने क्लियर किए हैं उनसे भी। तो एक ये बता दें मैडम कि आप लोग तो इस फेज से गुजरे हुए,
कि ये जितनी भी ये खासकर रफ़ी के पॉइंट्स हो गए और साथ में जो है ये थ्योरी बुक्स हो गई, एमसीक्यूज तो चलें, वो तो मतलब कॉन्सेप्शनल है, उस पे अपने आप को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो ये कोई कहता है कि इसको क्रैम करना है, इसको अपने फिंगर टिप्स पे मेमोराइज करना है, कोई कहता है कि इसको आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा इसके ऊपर, क्योंकि ये अच्छा। रटे वाली चीज़ नहीं है। तो आपके अच्छा, ओवरऑल इसका इसके मैं बारे आंसर में दे क्या दूं। कहना है? मैं आपको बताती श्योर। हूँ, जब मैंने रफी फैब के लिए की तो मुझे नहीं रिटेन हुई। आप अभी तक मैं पढ़ूंगी ना रफी, मुझे न्यू पॉइंट्स मिल जाएंगे, क्योंकि वो लिखी बुलेट फॉर्म की तरह हुई है, ठीक है। जब मैंने की 1 to 15 मुझे पता था रफी की लाइन का ये एमसीक्यू किधर है, किस पेपर में है। जब मैंने डबल ए की मुझे पता था रफी की ये लाइन कहाँ से है, ठीक है। तो ये ना सारी बुक्स को करोगे तो आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। मुझे ये पता था कि ये ऑप्शन है इसमें, तो क्यों क्यों ये ऑप्शन है, क्योंकि इसके ऊपर जो सीक्वेंस एक होता है ना, तो जो प्रेफर्ड वाला होता है वो ऑप्शन में ही नहीं होता, फिर हमने वो वाला चूज किया होता। लेकिन हमें लगता है कि रफी ने तो ये ऑप्शन चूज किया, डबल ए ने तो ये ऑप्शन चूज किया हुआ है। लेकिन ये आप जब करते हो ना सारे एमसीक्यूज, तो आपको पता चलता है कि ऑप्शन से क्या थे और क्यों चूज किया हुआ है। तो आपके एफसीपीएस में ना सीक्वेंस बड़ा जरूरी होता है। ये सीक्वेंस को और ये लोग जो है ना बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। हाँ जी अलविना, आप पूछ लो। तो जब मैंने डबल ए और 1 to 15 की, थ्योरी तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए होती है और वो हो जाते हैं, वो मतलब आपने खुद ही करने होते हैं, पढ़ते हो थ्योरी वगैरह। तो कॉन्सेप्ट तो बहुत जरूरी है। और रफी आपको रिटेन होगी जब आपने बार बार पढ़ी होगी। और मैंने खुद से बैठ के सेल्फ स्टडी में 2 दफा रफी की थी, एक एक लाइन। तो जब आप पढ़ते हो ना अपनी 1 to 15 डबल ए अच्छे से, तो आपको रफी रिटेन हो जाती है। आप देखो ना, ये टाइमिंग्स का इशू ना सबका होता है और हर दफा होता है और बहुत ज्यादा होता है। तो इसका सोल्यूशन हमने यही निकाला था कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स, हम लोग जो है स्टूडेंट्स को रिकॉर्ड करते थे लेक्चर्स और ग्रुप में डाल देते थे, जिसके लिए जब भी फिजिबल। अब तो यूट्यूब पे होते हैं, स्पीड भी तेज कर सकते हो, तो ये लेक्चर तो आपको मिल जाते हैं, है ना शैला। आई थिंक तो अपलोड होते हैं। हाँ जी, लेक्चर्स तो तो आप, अपलोड हो रहे हैं। हाँ आप ले, और आप ग्रुप में क्वेश्चन पूछ लो अगर आपको कुछ समझ ना आया। डिस्कशन के लिए हम तो पूरा दिन 4 4 टाइम्स क्यूज कभी हो इशू जाते हो थे एक जाता है दिन में। काफी दफा। हम भी जब भी हम लोग भी किया करते थे तो हम लोगों के साथ भी ऐसे इश्यूज आते रहते थे। कभी किसी का कोई हाँ काम, वो ऐसे नहीं होती थी। लेकिन वो ये कि फिर लेक्चर सुन लिया करते थे और साथ में कोई भी क्वेश्चन होता था तो वो पूछ लिया करें। ठीक है, तो वो लेक्चर सुन के अगर कोई रह जाए तो बंदा पूछ ले, और अगर अटेंड कर ले हम्म। तो फिर भी सही है। बाकी ये है कि क्रैमिंग के हिसाब से ये है कि क्रैम आपने करनी है एमसीक्यूज, ठीक है, क्रैम करने हैं। जो रफी होती है वो क्रैमिंग के लिए बड़ी मुश्किल है, रफी आप वन लाइनर्स भूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आप वो 2 3 दफा गो थ्रू जब करेंगे अभी आपकी रिवीजन होगी। अभी ये वन वन टाइम जो पढ़े इसके बारे में वरिड ना हो, रिवीजन होगी। ठीक है, लेकिन उसको ये एक टाइम भी जो पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ें ताकि वो अगली दफा की रिवीजन के लिए वो पिछला थोड़ा बहुत याद हो। ठीक है, लेकिन बाज दफा ऐसे भी होता है कि जब मैंने रफी की थी तो उसमें क्या था कि आखिरी दफा भी जब मैंने रिवाइज की थी तो मुझे ऐसे ही लग रहा था जैसे मैं फर्स्ट टाइम उठा रही हूँ रफी। मुझे ऐसे लग ही नहीं रहा था यस। कि मैंने ये रफी पहले की हुई है। आखिरी दिनों में बिल्कुल लास्ट डेज की बात है ये। लेकिन जब अच्छा, आप मेरा एस के, मेरा फोकस था। हाँ, अच्छा बोलो बोलो, बता दो उसको। तो उसमें जब आपने एसकेस की होती है ना तो वो उसमें वो रिवीजन हो रही होती है बार बार। तो वो उसमें हम्म। फिर ना आपको कोई ना कोई नो हाउ, आप जब एमसीक्यूज देखते हो ना तो आपको पता चल जाता है कि ये वाला जो है ना वो किया हुआ है। डॉक्टर बतावा जो अगर मेडिसिन के आप लोगों में से कुछ एस्पिरेंट्स हैं तो उनके लिए ये है कि 1 to 15 भी लाजमी करें। ठीक है, मेडिसिन अलाइड की। सारे ही बल्कि अपनी अपनी हाँ, स्पेशलिटी के लिए कर ले, जैसे हम लोग पैथोलॉजी के अपने लिए मैम कौन सी करनी है? एसके। पैथो की होगी ना स्पेशलिटी के जो पास पेपर्स होते हैं, हर एक की होती है, सर्जरी की होती है 1 to 15, इसके एनेस्थीसिया की है, इसके पिंक है, तो वो रिसेंट का पैथोलॉजी के भी कहते हैं होगी। कि रिसेंट करें, लेकिन अगर रिसेंट। आपकी पैथो की पुरानी भी कोई पड़ी हुई है ना तो वो भी कर ले, हम्म। इसलिए कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। गायनिक एसके पिंक। गाड़ी की तो एसकेपी। अच्छा, मैं हम लोग हमने 1 to 15 पता है कैसे मैनेज की थी, अपने डेली टारगेट्स पूरे करते थे, एकेडमी के साथ ही हमने किया था। और मैं और शलैला कॉल पे जो है ना क्विक रीड देते थे 1 to 15 को। हम 300 या 350 एमसीक्यूज रखे हुए थे डिवाइड करके, और कॉल पे 1 2 घंटे में हम लोग वो सारे क्विक कर लेते थे। इस तरह हमने अपनी 1 to 15 मैनेज की थी। और साथ साथ पॉइंट्स लिखते थे और सारे कॉन्सेप्ट्स या जो एक दूसरे को पता होता था, ये हमने किया। मैडम ये तो फिर इसका मतलब है कि एसके के एमसीक्यूज भी एक तरह से मेमोराइज ही हमें करने पड़ेंगे फिर।
और दूसरा ये पूछूंगा कि एमसीक्यू से पहले जो ये पॉइंट्स हैं ये भी पहले पढ़ें, हम्म। उसके बाद फिर एमसीक्यू स्टार्ट करें जो डबल ए के आप में डबल, लिखा हुआ है। यस, पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको रफी में भी नहीं मिलेंगे, कुछ पॉइंट्स जो डबल ए में लिखे हुए हैं अच्छे से। ठीक है, तो तो ये डबल ए डबल के ए की जब पॉइंट्स मैंने क्लास, सेकंड टाइम सिर्फ पॉइंट्स रिवाइज किए हाँ, थे। तो डबल ए की क्लास में जब मैं भी ले रही होती हूँ तो मोस्टली मैं ये वाले पॉइंट्स भी साथ साथ ऐड करती रहती हूँ। तो आप लोग बेशक वो पॉइंट्स हाँ, अपने रजिस्टर में लिखते जाएं या आप वैसे। एमसीक्यूज में ज्यादा ज्यादा लिखो, सबसे बेस्ट तरीका है। मैं तो ऐसी, और मैडम मेमोराइज ये ही जो करने होते हैं एमसीक्यूज। जब जब आपको चीज का बिल्कुल नहीं पता है कि वो पूछ क्या रहा है, तो आप उसको सर्च करो, सारा कुछ करो, बाकी तो आंसर आपने रटना है। वो सीपीएसपी के हिसाब से आंसर्स मैडम हैं। ये रेफी के मैडम रेफी की जो बात कर रहे हैं ये फास्ट एड की बात कर रहे हैं या पर्ल नहीं वाले नहीं, की? पर्ल्स जो रेडियन नोट्स हैं, जो पॉइंट्स वाले। फास्ट एड थ्योरी है उनकी, थ्योरी के। और 13 एडिशन वाला? हाँ हाँ, यस, 13 एडिशन वाला। एनीथिंग एल्स? शैला, आपके एमसीक्यूज हो गए हैं आज के? जी टाइम तो आज नहीं ले रहे? बस हो गई है आज तो। ये थोड़ी सी इनसे डिस्कशन ओके, करनी थी, थोड़े थे। हमारा कंप्लीट हो गया। नहीं, रफी से एमसीक्यूज नहीं करने। और 13th एडिशन में मैंने कहा उन्होंने एमसीक्यूज डाले भी नहीं है, सिर्फ पॉइंट्स है ना। हाँ, एमसीक्यूज रफी के एमसीक्यूज नहीं करने, सिर्फ सिर्फ रेडियन एस के और डबल है। के पॉइंट्स हैं, बस वही करने हैं रफी के। एमसीक्यूज एसके और डबल ए से करने हैं। आप लोगों को कोई सजेशन है स्टडी के टेक्निक चेंज करने के लिहाज से, तो आप वो बताएं सिर्फ। ये डबल ए और हम्म। फर्स्ट एडिशन और थर्ड एडिशन में क्या फर्क है? एमसीक्यूज का आपके पेपर ऐड करते रहते हैं ना वो। आप जो आपकी थर्ड एडिशन आई है ना, इसमें इन्होंने फेब तक के पेपर ऐड कर दिए हैं। अपडेट और करते हैं ना, ये पेपर्स पेपर ऐड के करते हैं, अलावा यस। बाकी कोई एडिशन नहीं है? नहीं नहीं, बाकी एडिशन नहीं होती, पेपर्स हैं ये पास पेपर्स आपके, तो उसी हिसाब से करते हैं एडिशन। अच्छा, ये मैंने नसीम शेरजाद की थी, मैंने नसीम शेरजाद, मैंने फोकस किया था, मैं थ्योरी सारी नसीम शेरजाद से की थी मैंने, उसके अलावा मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी थ्योरी के लिए। अच्छा, डॉक्टर सादिया, ये एमसीक्यूज ना एमसीक्यूज वाले ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? हाँ और ठीक है, दूसरा लेकिन ये पूछना चाहूंगा कि अक्सर ये जो हम एमसीक्यूज जो है मार्क कर लेते हैं, जो हमें नहीं आता वो जो फर्स्ट हम्म। गो में हम करेक्ट कर लेते हैं, तो रिपीट में फिर हम वही जो हमने अंडरलाइन किए होते हैं उसी पे फोकस करें कि नहीं तमाम फाइव के यस। 500 एमसीक्यूज रिपीट करें, क्योंकि नहीं फिर तो नहीं, टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत होगा। डबल है कि मैंने एमसीक्यूज तो दोबारा किए नहीं, ना टाइम होता ना आप कर पाते हो, ठीक है। लेकिन मैंने मार्क किए थे, पर नहीं, मैंने सेकंड टाइम सिर्फ पॉइंट्स किए थे, मैंने एस के की थी इस तरह से। फर्स्ट गो में तो क्योंकि मैंने फैब में एक दफा पढ़ी थी, फर्स्ट गो में तो मैंने ऑप्शंस तक नहीं देखे थे। जो मुझे बिल्कुल आ रहे थे, इसका मतलब था मैंने दोबारा वो देखने की जरूरत नहीं, मार्क किए सेकंड टाइम में, वो मार्क किए। जो उसमें से भी नहीं आ रहे थे, फिर उनको डिफरेंट कलर से मार्क किया। और मैंने पेपर से पहले 6 बजे उठ के 1 बजे तक मैंने अपनी तीनों एस के 17, 16 वॉल्यूम 2 फैब पेपर्स और रफी के टेबल्स, सब ये होती है एक स्मार्ट स्टडी या जो भी रिवीजन का तरीका, और वो मैंने सारा रिवाइज कर लिया था। तो ये आपने एसके के साथ करना है, डबल ए के तो एमसीक्यूज का आपको टाइम ही नहीं मिलता दोबारा रीड करने का। मैंने तो पॉइंट्स ही रीड किए थे, क्योंकि बहुत ज्यादा एमसीक्यू हुए इसके। फिर भी अगर जैसे टाइम हो, मैं सेकंड जब थ्योरी वगैरह खत्म हुई थी, तो मैं करती थी एसके पेपर और रफी बस, और डबल ए के पॉइंट्स। ये मेरी डिवीजन थी सेकंड टाइम, सिर्फ ये बुक्स। अच्छा, आप सब लोग ओके हो डबल ए की टेक्निक जिस तरह पढ़ाया जा रहा है, सब कुछ समझ आ रही है चीजें? अस्सलाम वालेकुम। यस यस। यार मैंने पहले खुद यस भी ना सलोना। अकेले पहले मैंने खुद भी अकेले डबले पढ़ी थी, और वो हम्म। पूरी कवर नहीं हो पाई थी अकेले पढ़ने की हम्म। वजह से। इस वजह यस। से जिस तरह से डॉक्टर शलाला पढ़ा रही है ना, तो इससे मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि आपको पॉइंट्स याद रहते हैं, यस, क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हो बिल्कुल। आपको लगता है आपको याद है, लेकिन जब पेपर में वही एमसीक्यू इवन अगर सेम भी आपके सामने आ जाए आप कंफ्यूज हो जाते हो। लेकिन जैसे यस। ये पढ़ा रही है और कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करती हैं कि आपने कौन से एमसीक्यू कैसे याद रखना है और कैसे ऑप्शन चूज करनी है, तो वो बड़ा अच्छा तरीका है। अगर कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो उसको इस चीज का नहीं अंदाजा होगा कि ये जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, ये जब पेपर सामने आएगा तो बहुत हेल्पफुल होगा। बिल्कुल, एक निमोनिक्स और दूसरे आप उसके एडिशनल पॉइंट्स याद रखो, इसी तरह एमसीक्यूज याद होते हैं, और कोई तरीका नहीं है। मैं तो पॉइंट्स लिखती होती थी, मेरी पूरी डब्ल्यू पे लिखे हुए हैं, और लोगों ने सारी बुक्स ले ली मेरी। नहीं, वरना अब मैं आप लोगों को लास्ट में पिक्चर्स शेयर क्लासेस करती अब मैं इसकी। ले रही हूँ, आज मैंने हीमाटोलॉजी के काफी क्वेश्चंस किए हैं और मुझे बड़ी अच्छा लगा कि बहुत सारों ने जवाब दिया। और ऐसे ही होता है, जब हम लोगों ने किया था हम्म। तो हम भी एक्टिव इस तरह थे कि हम जवाब जरूर देते थे या हम सवाल जरूर करते थे। तो हम जब बहुत आंसर्स करते थे, हाँ। बहुत सभी बहुत आंसर क्वेश्चंस देते करते भी थे। थे ताकि वहीं पे पता चलता था ये गलती है,
क्यों मैं क्या। सर तो रैपिड फायर करते थे, हाँ लेक्चर्स पढ़े होंगे रिकॉर्डेड। हाँ, तो उसमें ये होता था कि आपका बाज दफा एमसीक्यू पूरा पढ़ते नहीं हो, आप स्टैम्प पूरी नहीं पढ़ते हो, आप ऐसे ही जवाब देते हो। हम्म। लेकिन जब आप ऐसे ही अभी ऐसे ही जवाब दे दो कोई बात नहीं, लेकिन पेपर हाँ, तक आपको बगैर ये देखे पता गलत चल हो गया। जाएगा कि पूरी पूरी स्टैम्प पढ़ो, आराम से उसको देखो क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछा, फिर आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो पेपर तक ना। तो इसलिए अभी टाइम ये है। डॉक्टर अलवीना की बात ठीक है। अभी जैसे मुझे आ रहे होते थे डबल एस के, जब मैं मेडमॉक्स पे खुद को असेस करती थी, मुझे सिंपल क्वेश्चन गलत होते थे और डॉक्टर हसीब मतलब डांटते रहे एंड तक कि किधर जा रहे हैं मार्क्स, 13 किधर कट गए, 14 किधर कट गए। क्योंकि जब आप असेस कर रहे होते हैं ना, अब आपको वो डिफरेंट होता है और पढ़ने में चीजें डिफरेंट होती हैं। तो मेडमॉक्स में यूज किया करें, मुझे तो बड़ा फायदा हुआ। मैंने तो बहुत दफा किए थे अगस्त के, और वो पेपर और वो नवंबर वाले फिर भी गलत होते रहते थे। ठीक है, आप एक और ऐसे मीटिंग क्वेश्चन है। खत्म कर। जी जी। मैम वो शेड्यूल जो हमें गिवन है ना, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये हमारा सारा सिलेबस जो है ये 23 अगस्त तक जा रहा है। 23 अगस्त को लास्ट लेक्चर है मैम। अगस्त हम्म। का तो फिर ये 21, 20 अगस्त इस तरह की डेट्स में है। तो ये सारा सिलेबस हम किस तरह कवर करेंगे? फिर रिवीजन भी है, सब कुछ है, तो ये किस तरह से कवर होगा? शैला, आपने देखा टाइम टेबल? मैंने एक्चुअली देखा नहीं है। हमारी भी अच्छा 19 को उसमें पेपर था बड़े। ना, तो 18 तक टाइम। हाँ एक मिनट सॉरी, वो काट रही हूँ बात, सॉरी डॉक्टर आलिया, वो बड़े कोई लेकिन मसला। कोई बात नहीं है। जब डॉक्टर जी ने अभी जो अभी टाइम टेबल शेयर किया ना, उसमें बाज दफा जब कोई ब्रेक आ जाती है, कोई वो बीच में लिखा जाता है तो आगे पीछे थोड़ा सा हो जाता है। दूसरा रिवीजन का वो अलहदा से अभी शेयर करेंगे, लास्ट मंथ में वो आएगा। ठीक है, लास्ट मंथ से एक थोड़ा सा पहले वो रिवीजन का अलहदा से हम्म। आएगा, उसमें फिर आपकी क्लासेस जो है ना यस। वो थोड़ी ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है। जब नहीं, एस के रफी होगी बस। हाँ, और डबल ए की क्लासेस भी तो उसमें चलती रहती है ना साथ साथ। जो पिछले रह इस जाएंगे वो भी हम करेंगे, हाँ और जो नए होंगे वो भी करेंगे, और साथ में ये है कि उसमें रिवीजन क्लासेस फिर ज्यादा हो जाएंगी, तो वो फिर इस तरह कवर हो जाएगा सारा, तो वो भी उसमें वरिड ना हो, वो इंशाल्लाह सारा कवर। हाँ, टाइम टेबल छोड़ दो। आप लोगों की रफी भी रिवाइज होगी, और बस थ्योरी भी दोबारा हो जाएगी, और डबल ए जो रह गया वो भी हो जाएगी, और एस के एक दफा ही होगी। बाकी सेल्फ स्टडी पे भी टाइम दिया करें। मैम डबल ए पर की फर्स्ट, नहीं नहीं, इतने एमसीक्यूज हैं, डबल ए कैसे रिवाइज कर सकते हैं आप? दोबारा से नहीं होती। ये पहली दफा हो जाए बड़ी बात है, वो भी आपने खुद करनी है जो एमसीक्यूज रह जाते हैं। डॉक्टर तलहा तो थोड़े, क्योंकि डिस्कस ज्यादा करते थे तो एमसीक्यू बहुत कम होते थे। तो मैं क्लास के बाद बैठ के सारे एमसीक्यूज खुद से करती थी, क्योंकि वो पॉइंट्स डिस्कस किए होते थे उन्होंने सारे, इजी होता है फिर आपके लिए। तो खुद कंप्लीट करके फिर ही बुक बंद करती थी। तो डबल ए तो एक दफा ही हो जाए तो काफी है, पर अच्छे से समझ में के। मैम ये अच्छे वाली कंफ्यूजन है कि डॉक्टर डॉक्टर अजीब कहते हैं कि एसके नहीं करनी, और हाँ जी, हमें वो व्हाट्सएप ठीक। ग्रुप में भी यस, एसके का यही कहा वो कि ठीक अभी कह रहे आपने हैं। एडिशन नहीं। वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आपकी तो डबल फिर अच्छे हम से करो ओल्ड रफी। एडिशन ले लें और उसकी प्रैक्टिस करें। मतलब ऑल एडिशन किस किस का देखें मतलब वो ना एस बिल्कुल। एस के 1 to 15 जो आप कह रही हैं। हाँ, अच्छा वो ना ठीक कहते थे, वो मुझे भी मना करते थे 1 to 15 टाइम वेस्ट है। मैंने कहा सर, मैं आज का डेली टारगेट पूरा कर लिया, अब मैं पढ़ लूँ। क्योंकि वो बहुत बड़ी बुक है, और वो सारी रफी रफी और डबल ए ही है। पर वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। मतलब मेरे एमसीक्यूज, मतलब कि मैं पेपर दे रही थी तो सब कहते थे कि कितना रट के आई हो। जो मेरे साथ हॉल में थे, मैं उनको आंसर्स बता रही कहते पास पेपर्स कितने रटे हुए तुम्हें, कितना पक्का रटा है। डॉक्टर तलहा मुझे कहते थे इतना पक्का रटा मारा हुआ है, क्योंकि मैं वो पास पेपर्स करती रहती थी ना, तो वो मुझे याद थे बिल्कुल सारे पास पेपर्स। तो ये फायदा है, वरना जरूरत नहीं है। आपके रफी डबल ए वही है, आप पढ़ोगे आपको पता चलेगा। मैं सर को कह रही होती थी ये तो सारे डबल है, ये तो सारे रफी है, तो कहते थे मैंने तो कहा था ना करें। लेकिन वो प्रैक्टिस अच्छी है, बस इसलिए मैं कहती हूँ कि करनी चाहिए। कि आपने मेहनत करनी है तो फिर एक ही दफा हाँ, अपने लिए करो। अपनी मेहनत फुल रखें, ताकि आप लोगों को। हम्म। और SK 15 1 to 15 में आलिया और मैंने जो की भी थी उसमें भी यस। ऐसे नहीं था कि हमने सारे ही एमसीक्यूज कर लिए थे, हमारे काफी रह भी गए थे। किसी दिन हम लोग 2 घंटे की क्लास, 2 घंटे के लिए हम ऑनलाइन आते थे, कभी नहीं भी आते थे। वो हमारे कुछ मल्टीपल रह भी गए थे, लेकिन वो हमने उसमें से हम्म। मैक्सिमम कवर कर लिए हुए थे। 14 15 मैक्सिमम कर ली हुई थी, तो उसमें 1 to 13 भी, शायद 13 to 14 समथिंग रह गई थी। हाँ, जिसमें 1 to 15 में ही 14 के भी पोर्शन किया, 15 का भी पोर्शन किया, तो उसमें हमने कोशिश की कि हम मैक्सिममली कवर कर लें, ताकि हमें ना
कोई एमसीक्यूज रह ना जाए, और फिर वो आगे एमसीक्यूज आते रहे, और वो बहुत इजी भी उससे हो गया कि करना। तो प्रैक्टिस ही है, अगर प्रैक्टिस कोई करना यस। चाहता है तो ले ले, ठीक है, अगर अपने हम्म। को रिफाइन करना चाहते हैं तो ले लें, उसके साथ कर लें अपनी। अभी हमारा तो अभी तक स्लीप साइकिल नॉर्मल नहीं हुआ, मैं तो 1 घंटे बाद अभी भी उठ जाती हूँ अलार्म लगा के जो सोती थी। तो हमने तो अच्छा खासा पढ़ा था मई के लिए। किसी और का कोई और क्वेश्चन? तो मैं डॉक्टर हसीब को बता दूं कि डबल ए क्लास में किसी को कोई इशू नहीं है? ठीक है। बाकी अपने ना ट्यूटर से पहले डिस्कस कर लिया करें आप लोग के, वो चेंज कर लेंगे, वो जाहिर है वो पुराने बूढ़े वाले टीचर्स तो नहीं है, ईगो पे ले लेंगे। तो जो सजेशंस ना देते रहा करें, कोई हम मैं डॉक्टर ताला को बता रही होती थी जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे डबल ए, क्योंकि वो भी न्यू थे तो वो पूछते थे तो उनको बता देते थे डॉक्टर हसी वगैरह को पढ़ाने से पहले। ठीक है। चलिए जी, ठीक है, सही है। फिर अभी ये है कि अब ये हम मीटिंग एंड कर रहे हैं, और कल से हम इंशाल्लाह सीएनएस के लिए करेंगे स्टार्ट। तो कोशिश करेंगे कि जितना इजीली उसको जो है वो कर सकें, वो करेंगे इंशाल्लाह। तो कल की क्लास में फिर होती है मुलाकात। ओके, फिर अल्लाह हाफिज।